चलिए स्टार्ट कर दिए वीडियो। स्क्रीन भी शो हो रहा होगा और आपको हम स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ऑलमोस्ट सब आ गया है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। सब कैमरा ऑफ कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मेरा दो चार रैंडम सा क्वेश्चन रहेगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, अटकेनियंस अटकेन्सन्स इक्वेशन किसको कहते हैं? बताइएगा। अटकेनियंस या अटकिंसंस दोनों जो पढ़िए आप, आखिर किसको कहा जाता है? चैट में बता सकते हैं तो बताइएगा। फैन लो लास्ट में ले लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन उठा लेंगे सबका, ठीक है। जो बोल रहे हैं ये नहीं पढ़ा है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये चीज़ को। आप एक काम कीजिएगा, जो वीडियो लेक्चर उसको देखिएगा, ठीक है। उसमें हम वीडियो लेक्चर भी डाल दिए हैं, आप देख नहीं रहे हैं वीडियो लेक्चर शायद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो जो जिस पे वीडियो डालते हैं, ताकि अगर कभी छूट भी गया, एक आध वीडियो हम पब्लिक करके डाल देते हैं, है ना, तो शेयर भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। अटकिंसंस इक्वेशन हम पहले आपको समझा दे रहे हैं क्या चीज़ है। ठीक। अटकिंसंस इक्वेशन। अटकिंसंस इक्वेशन बेसिकली हम आपको बताए थे कि जब माइंस में कभी भी हवा फ्लो करता है तो वो बहुत सारा सरफेस से टकराता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए थे, जस्ट सेकेंड। ठीक। तो प्रीवियस क्लास में आपको हम बताए थे कि जब कभी भी माइंस में हवा फ्लो करता है तो कुछ सरफेस से टकराता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, एक गैलरी है जो पूरी तरह से स्मूथ है। अब इसमें से अगर हवा क्रॉस करेगा तो गैलरी का साइड में वो थोड़ा बहुत रगड़ाएगा और पार हो जाएगा। हल्का फुल्का रगड़ाएगा, मतलब हल्का फुल्का उसमें टच होगा और ये क्रॉस कर जाएगा। यही गैलरी अगर ऐसा ना रह के, यही गैलरी का सतह जो है वो इरेगुलर हो, तो इरेगुलर सरफेस में क्या होगा? अब गैलरी में, सेकेंड ईयर, गैलरी में टकराएगा। गैलरी का जो सरफेस, इसमें बहुत सारा एयर जो है वो ज़्यादा टकराएगा और टकराने के बाद वो वहीं पे रुक जाएगा, मतलब उसका जो फ्लो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो फ्लो है वो अफेक्ट होगा। इस कंडीशन में हवा जो है, अगर हम मान लीजिए 100 मीटर क्यूब पर सेकंड भेज रहे हैं हवा, तो यहाँ पे आते आते हो सकता है 80 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल रहा हो, है ना। और उस इक्वेशन में अगर उसमें हम भेजते थे तो हो सकता है कि 100 मीटर क्यूब पर सेकंड में हम भेज रहे हैं और 95 मीटर क्यूब पर सेकंड हवा पहुंच रहा हो, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हवा को बाधित करते हैं, ठीक। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हवा को बाधित करते हैं। उन्हीं फैक्टर्स को आप निकाल सकते हैं अटकिंसंस इक्वेशन में। अटकिंसंस इक्वेशन ये बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपका रविंग सरफेस, वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर एरिया का क्रॉस सेक्शन और हवा का मात्रा, इनके बीच में एक रिलेशन बताता है। इससे आप जान सकते हैं कि हवा का प्रेशर पर्टिकुलर किस जगह पे कितना होगा अगर सरफेस इतना है ना। ये सब चीज़ आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अटकिंसंस इक्वेशन क्या था, हम एक बार डिराइव यहाँ पे डेरिवेशन लिख दे रहे हैं। P इज इक्वल्स टू के एस वी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये क्या था? K जो है वो है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट होता है किलो मुर्ग, जो हम प्रीवियस क्लास में आपको डिराइव करके बताए थे। एस का मतलब होता है सरफेस की, कितना सारा सरफेस है जिससे हवा जो है वो टकरा रहा है, ठीक है। सेकेंड। को तो इसमें बताए थे कि कुलमर्ग क्या है। कुलमर्ग एक यूनिट है जिससे आप वेलोसिटी, एयर फ्रिक्शन को नापते हैं, प्रेशर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नापते हैं, ठीक है। भी क्या है? भी वेलोसिटी है, ये है आपका एरिया। तो P इज इक्वल्स टू के एस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया, ये आपका होता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ये आप कब निकाल सकते हैं? जब कभी भी, क्या हो रहा है, बार बार खुल जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, ठीक।
तो अटकिंसन इक्वेशन को एक बार लास्ट वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। सबको ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ वेटिंग में रह गए थे, उसको भी कर लेते हैं ज्वाइन। ठीक है, मेरा वॉइस सबको सही से आ रहा होगा, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास को आप देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम पंखा पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा जो एडवांस लेवल का वेंटिलेशन था उसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से इजी लेवल पे चले आते हैं। ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, चैप्टर 3 का कुछ टॉपिक, चैप्टर 4 का कुछ टॉपिक खत्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्लो है, मानते हैं इस बात को, बीच में क्लास ब्रेक हो गया था इसकी वजह से, नहीं तो आप ही हम लोग अच्छा खासा लेवल पे होते, बट अब जल्दी जल्दी कवर होगा, आपको उसका टेंशन हम नहीं लेना है। ठीक, ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बीच में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर एंड इट्स कंट्रोल, यानी हवा को हम लोग जब माइंस में भेजते हैं तो वो डिवाइड होके अलग अलग सेक्शन में चला जाता है, स्प्लिटिंग होता है, कोर्सिंग होता है। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको असेशनल वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन में बहुत सारा टाइप होता है, जैसे असेशनल है, डिसेशनल है, होमोट्रोपल है, एंटी ट्रोपल है। इसके बाद आपका सिंगल यूनिट है, डबल यूनिट वाला एक आता है। ठीक है, देन आपका बाउंड्री वाला है। और ये सब जितना भी वेंटिलेशन सिस्टम है, वेंटिलेशन का साधन है, उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले है वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो इसके बारे में जास्ते आपको, हमको नहीं लगता बताने का जरूरत है, बट एक बार हम फिर से बस समझा दे रहे हैं आपको। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। देखो वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, मान लीजिए ये आपका इंटेक रोडवे है, इंटेक रोडवे, इसमें से हवा आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, मेरा इंटेक रोडवे है। और ये है आपका आउटलेट, जिसको आप बोलते हैं रिटर्न एयरवेज। ये आपका रिटर्न, रिटर्न आर लिख देते हैं, इंटेक आई लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मेरा बैरियर होता है, जिसको हम लोग पिलर कहते हैं। हम लोग नॉर्मली एक पिलर, कोल का पिलर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बट रेगुलेशन के हिसाब से अगर मैनेजर चाहेगा तो 3 कारणों से इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। यानी बीच में जो पिलर आप देख रहे हैं, इसके बीच में दो इंटेक इंटेक और रिटर्न रास्ता के बीच में जो पिलर है, उस पिलर को मैनेजर साहब चाहेगा तो कभी भी बीच में से काट के एक गैलरी बना देगा या बनवा देगा। ठीक है, अगर मैनेजर चाहेगा तो मैनेजर कब चाहेगा, ऐसे नहीं मन उठा के कुछ भी चाह लेगा। मैनेजर को 3 कंडीशन है, उसमें छूट दिया गया है। सबसे पहला कंडीशन है वेंटिलेशन। अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि रास्ता को काट के, पिलर को काट के यहाँ से अगर हवा भेजेंगे तो वेंटिलेशन अच्छा होगा, खराब होगा, वेंटिलेशन सुधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैनेजर कर सकता है, स्वतंत्र है। हालांकि जब कभी भी ये सब काम करेगा तो रीजनल इंस्पेक्टर को पहले सूचना देगा। सेकेंड कंडीशन होता है आपका ड्रेनेज। अंडरग्राउंड माइंस में ड्रेनेज होता है, यानी कि जो गैलरी पे आप ट्रेवल करते हैं उसके बगल में देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा रहता है, इसमें से पानी बहता रहता है। कहीं कहीं पे वो ड्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और वही ड्रेन का पानी जाके सम्प में जमा होता है। सम्प के बारे में हम आपको बताए थे ऑलरेडी, अगर पहले बताए होंगे तो। सम्प आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका फेस सम्प, एक होता है आपका मेन सम्प, और एक होता है आपका डीप सम्प। ठीक है, तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे जब सम्प पढ़ाएंगे, तो अभी उस पर टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो मैनेजर अगर चाहेगा तो ड्रेनेज सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, या फिर वेंटिलेशन को बरकरार रखने के लिए, या फिर हॉलेज रास्ता के लिए कभी भी कोई पिलर को काट के रास्ता बना सकता है, यानी गैलरी बना सकता है। इनटेक और रिटर्न रास्ता को डायरेक्ट जोड़ सकता है, किसी भी पिलर को तोड़ सकता है, काट सकता है, ये मैनेजर के हाथ में है, पावर में है। तो ऐसा कब कर सकता है, जनरली वेंटिलेशन में, ड्रेनेज में, हॉलेज में। ठीक है, वेंटिलेशन में, ड्रेनेज में, हॉलेज में, ये सीएमआर का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है कि इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता के बीच में हम ऐसा एक गैलरी बना दिए।
जब हमको ज़रूरत था तब तो हम गैलरी बना दिए, अब हमको ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई? तो ये जो रास्ता आप बनाए हैं उस रास्ता को दीवार से गथनी कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दीवार से गथनी कर देंगे। तो दीवार से गथनी कर देंगे बीच में, इसी को कहते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। डीजे देशमुख का किताब में आप देखिएगा तो उसमें 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओवरमैन हैंडबुक में भी देखिएगा तो 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है उसका मोटाई 38 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसको आपको नहीं मानना है, हम आपको कह रहे हैं टेक्स्ट बुक नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे पहले सीएमआर आता है, सेकंड नंबर पे माइंस एक्ट है, रूल है, सीईआर है, क्रैच रूल है, पिट हेड बाथ रूल है, ये सब आता है। और तीसरा नंबर पे आपका टेक्स्ट बुक आता है। ठीक है, जो डीजे देशमुख वाला टेक्स्ट बुक है ना। और जूलॉजी के लिए अगर बात करेंगे तो जीबी महापात्रा का जो टेक्स्ट बुक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सीएमआर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। सीएमआर में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको 25 सेंटीमीटर ही मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी डीजे देशमुख को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, 25 सेंटीमीटर आपको मान के चलना है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है कि जब थिकनेस होता है वेंटिलेशन स्टॉपिंग का, वो मिनिमम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। या तो वो ईटा का बनाया जाएगा, या तो वो स्टोन यानी पत्थर का बनाया जाएगा, या वो लाइम का बनाया जाएगा यानी चूना पत्थर का या सीमेंट का बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद उसको प्लस्तरा कर दिया जाएगा यानी प्लास्टर कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर में वाइट वॉशिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, वाइट वॉशिंग। हर वेंटिलेशन स्टॉपिंग का एक नंबर होता है, उसके ऊपर में एक नंबर भी चढ़ा दिया जाएगा कि ये जो वाइट वॉशिंग है इसका नंबर जो है वो 7 वाला है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे कभी अगर हमको इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जब कभी वेंटिलेशन स्टॉपिंग के आसपास में इंस्पेक्शन होता है, अगर उसमें कुछ ऐसा निकलेगा, मान लीजिए दरार है, क्रैक है, टूट गया, फूट गया है, हवा लीक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि 7 नंबर का जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग है उसमें क्रैक है। ठीक है, चल, तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ आ सकता है उड़ता उड़ता, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वेंटिलेशन स्टॉपिंग में तो क्या ही पढ़ाएं आपको, ऑलरेडी आपको पता होगा अच्छा खासा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एयर क्रॉसिंग। अब एयर क्रॉसिंग क्या चीज़ होता है इसको अब समझते हैं। ठीक है, एयर क्रॉसिंग बोला गया है, उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या होता है एयर क्रॉसिंग। ठीक, मान लीजिए ऐसा है कि आप एक पुल के ऊपर में खड़े हैं। ठीक है, आप एक पुल के ऊपर में खड़े हैं। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इस समझ में नहीं आ रहा है, मिनट। आप ऊपर में गाड़ी चला रहे हैं, एक रोड है जिसमें आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, आप नीचे में देख रहे हैं एक रेलवे का पटरी पार हुआ है। ठीक है, एक रेल का पटरी पार हुआ है, तो इस पुल को आप क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कि रेल का ब्रिज है, या आप बोलेंगे रेल का पुल है। ठीक, अगर वही समझिए कि ऊपर से आप क्रॉस कर रहे हैं और नीचे में नदी बह रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कि ये एक नदी वाला पुल है। ठीक है, नदी का पुल। इसी तरह से अगर दो गो हवा का रास्ता गुजर रहा है, एक ऊपर से हवा जा रहा है, एक नीचे से अलग डायरेक्शन से हवा जा रहा है, एक आपका इंटेक है, एक आपका रिटर्न है, इस कंडीशन में इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एयर क्रॉसिंग। इसको क्या कहा जाएगा? एयर क्रॉसिंग। जैसे हम लोग रेलवे क्रॉसिंग कहते थे, रिवर क्रॉसिंग कहते थे, इसी तरह से अगर हवा जा रहा है, पूरा का पूरा इंटेक का रास्ता और रिटर्न रास्ता एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर क्रॉसिंग कहेंगे। ठीक है, एयर क्रॉसिंग में इनटेक रास्ता हमेशा डाउन साइड में होता है, यानी नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या होगा? इनटेक रास्ता होगा, और रिटर्न रास्ता हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाउन कास्ट का हवा हल्का होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड हवा हल्का होता है, और रिटर्न साइड का हवा गर्म होता है, हॉट होता है, जिसके लिए उसको हम ऊपर से पार करते हैं, और इनटेक हवा को हम नीचे से क्रॉस करवाते हैं। ठीक, कभी भी जब हम इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता को एक दूसरे से क्रॉस करवाते हैं तो कुछ डायमेंशंस आ जाते हैं। अगर 1 डिग्री का माइंस है तो उस कंडीशन में आप जो जनरल आपका फॉलो होता है कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए अब मोटाई, ये अगर आप ब्रिक से बना रहे हैं या मेसोनरी से बना रहे हैं उस कंडीशन में 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्या होता है? ये बोलता है कि अगर आप उसका इन्फोर्समेंट करके बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्फोर्समेंट शब्द का मतलब क्या होता है समझाते हैं। मान लीजिए आप छत का ढलाई कर रहे हैं,
तो छत का ढलाई कीजिएगा तो ऐसा कर करके बहुत सारा रॉड को रखिएगा और ऐसे कर करके रॉड को बांधा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूफ विथ रेनफोर्समेंट। रूफ विथ रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि छड़ बांध बांध के हम ढलाई किए। अब इस कंडीशन में छत का अगर मोटाई पतला भी होगा, ज़्यादा मोटा नहीं भी होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर में हम और एक तल्ला बांध सकते हैं, दो तल्ला बांध सकते हैं। लेकिन रेनफोर्समेंट नहीं किया जाएगा तब क्या होगा, तब छत कभी भी धंस सकता है, ढह सकता है, ज़्यादा वजन नहीं उठाएगा। इसी तरह से अगर छड़ डाल के हम ढलाई किए हैं, बीच में जो दीवार बनाए, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार, ऊपर वाला दीवार, अगर इसको हम ढलाई कर दिए हैं छड़ डाल के, तो उस कंडीशन में 15 सेंटीमीटर मोटाई रहेगा तो इनफ होगा। एक छोटा वाला जो स्केल आता है ना, तो वो स्केल अगर है 15 सेंटीमीटर का तो इनफ है। वही वाला अगर नॉर्मल है, मतलब उसमें हम ढलाई नहीं किए हैं, ऐसा रॉड नहीं डाले हैं, दीवार बना दिए हैं गाद गाद के, तो उस कंडीशन में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद बोला गया है कि 2 डिग्री और 3rd डिग्री में इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोजन प्रूफ बनाएंगे। एक्सप्लोजन प्रूफ बनाएंगे। एक्सप्लोजन प्रूफ क्या होता है समझते हैं। ये जो दीवार है और ये जो दीवार है ना ऊपर में, इसको हम एक्सप्लोजन प्रूफ बनाएंगे। तो एक्सप्लोजन प्रूफ बनाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है सिंगल वाल, दूसरा को हम लोग बोलते हैं मल्टी वाल, ठीक है। सिंगल वाल, मल्टी वाल, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, ठीक। सिंगल वाल मल्टी वाल क्या होता है समझते हैं। सिंगल वाल का मतलब एक ठो दीवार बनाए और मल्टी वाल का मतलब हम लोग दो दीवार बनाए। सिंगल वाल कैसा होता है, मान लीजिए एक दीवार हम बनाए, इस दीवार का मोटाई हम ज़्यादा रख दिए, 40 सेंटीमीटर मोटा कर दिए, तो इसको हम लोग सिंगल वाल वाला एक्सप्लोजन प्रूफ या मोटा दीवार कहेंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो हम ईटा से गथनी कर सकते हैं या फिर हम पत्थर का गथनी कर सकते हैं। आपका घर में सुने होंगे एक होता है 5 इंची का दीवार, ठीक है। सिंगल ईटा का अगर आप दीवार बना दिए हैं, पतला दीवार है, तो 5 इंची का दीवार कहते हैं। यही अगर दो ठो आप ईटा लगाते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10 इंची का दीवार हो गया, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटी 4 से 5 गो ईटा का लेयर लगेगा। एक ठो ईटा, दो ठो ईटा, तीन ठो ईटा, चार ठो ईटा, 5 ठो ईटा। अब सोच के देखिए कि ये दीवार कितना मोटा हो जाता है। अगर कभी इन फ्यूचर इधर एक्सप्लोजन हुआ भी तो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि इतना मोटा दीवार को वो तोड़ सके। इसीलिए हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं। ये तो हो गया सिंगल वाल वाला। सिंगल वाला में दीवार का मोटाई कितना बोले, 40 सेंटीमीटर। अब मल्टी वाल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो मल्टी वाल में, एक सेकेंड बताते हैं। मल्टी वाल में हम लोग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा दीवार रहेगा, तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक से ज़्यादा दीवार रहेगा, ठीक है। और इसमें जब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए कि हमको ऐसा लगे कि बगल में एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पे गैस का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, रेट ऑफ इमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजन प्रूफ जो वाल बनाएंगे उसको मल्टी वाल कर देंगे। मल्टी वाल क्या होता है, एक ठो दीवार बनेगा सबसे पहले, उसका बीच में गैप रहेगा, फिर दो ठो दूसरा दीवार बनेगा। ये जो दीवार है इसका मोटाई कितना हो जाएगा, 1 मीटर। दूसरा दीवार का मोटाई कितना हो जाएगा, 1 मीटर। और बीच में गैप कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर। मतलब इसमें अल्ट्रा सेफ्टी ले रहे हैं आप, अल्ट्रा सेफ्टी। 1 मीटर का दीवार, यहाँ पे हम बोले 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि 1 मीटर का एक ठो दीवार रहेगा, उसके बाद 4.5 मीटर का गैप रहेगा, और इस गैप में हम क्या करेंगे, अनकम्बस्टिबल मटेरियल को फिल कर देंगे। जैसे पत्थर का चूरा हो गया, बालू हो गया, है ना, ऐसा चीज जो नहीं जलता है उसको यहाँ पे हम बीच में डाल देंगे। और डालने के बाद फिर 1 मीटर का मोटा दीवार बना देंगे, ठीक। ये दीवार आपका ईटा का भी हो सकता है और सीमेंट मतलब पत्थर का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो मल्टी वाल हम लोग उस जगह पे बनाते हैं जहाँ एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ज़्यादा हो, चांसेस बहुत ज़्यादा हो। वेंटिलेशन सर्वे जब हम करते हैं तो उससे पता चल जाता है, तो उससे हम उस जगह पे मल्टी वाल बनाते हैं। सिंगल वाल उस जगह बनाते हैं जहाँ एक्सप्लोजन का खतरा तो नहीं हो, लेकिन वो 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस हो जनरल, ठीक है। एक सिंगल वाल का मोटाई कितना है, 40 सेंटीमीटर। मल्टी वाल का मोटाई कितना है, 1 मीटर। फिर 4.5 मीटर का गैप रहेगा जिसमें ईटा पत्थर का चूरा भरा रहेगा, और फिर 1 मीटर मोटा होगा। तो आप इसका अगर टोटल मोटाई का फाइंड कीजिएगा तो 6.5 मीटर मोटा कम से कम होगा, ऐसा करके कुछ किताब में दिया हुआ है। तो 6.5 मीटर ऐसे होता है, 1 मीटर, फिर 4.5, फिर 1 मीटर, ठीक है। चलिए, तो एयर क्रॉसिंग आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर पूछा जाए
तो एक्सप्लोजन प्रूफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखा है गर्डर। गर्डर क्या होता है इसको समझते हैं। गर्डर का मतलब होता है सपोर्ट। सपोर्ट का एक टाइप होता है गर्डर, जो कि जनरली 50 टन वजन उठाता है। एक सिंगल गर्डर का बात करेंगे तो वो लगभग 50 टन का वजन उठाता है। गर्डर कुछ नहीं होता है, अगर आप कोई पुल के नीचे से जाते हैं तो आप क्रॉस कीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर ताक के देखिएगा, तो उसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सपोर्ट लगा होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा सपोर्ट लगा होता है, इसको कहते हैं गर्डर। गर्डर आपका आर्क का भी फॉर्म में हो सकता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एक हम लोग यू टाइप बोलते हैं और एक नॉर्मली आर्क बोलते हैं, ठीक। आर्क आपका एकदम गोला जैसा रहेगा, सेमी सर्कल टाइप का, और जो यू टाइप है वो एकदम एकदम चौखुट चौखुट जैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एयर क्रॉसिंग आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक रैंडम सा क्वेश्चन है प्रीवियस वाला से, बताइएगा वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई सीएमआर के हिसाब से कितना होता है। अकॉर्डिंग टू सीएमआर वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई कितना होगा, चैट में बताइएगा सब। वेट कर रहे हैं आपका चैट का। बिल्कुल 25 सेंटीमीटर मोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया गया और वो सिंगल टाइप का है, सिंगल वाल टाइप का है, तो बताइएगा उसका मोटाई कितना हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया है 40 सेंटीमीटर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बताइएगा अगर वो डबल वाल टाइप का बनाया गया है, जैसे कि आइसोलेशन स्टॉपिंग में बनाया जाता है उस टाइप का, तो बताइएगा उसका टोटल मोटाई कितना हो जाएगा, जोड़ जाड़ के हिसाब लगाइए। चलो बहुत अच्छे आशीष, 6.5 मीटर, ठीक है, 6.5 मीटर। अब देखते हैं आपका मेमोरी कितना तेज है। बताइएगा गर्डर सपोर्ट लगभग कितना टन वजन उठाता है। एक पर्टिकुलर गर्डर जो है, ये जो गर्डर लगाया है, ये कितना टन तक वजन उठाता है। पचास टन, ठीक है जी बिल्कुल, एवरेज बताए थे 50 टन। चलिए मेमोरी तेज है आप लोग का, बहुत अच्छे। ओके ठीक। अगला क्वेश्चन है, एयर क्रॉसिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ कब बनाया जाएगा। -1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 2 या 3 डिग्री हो, या ऑल ऑफ दीज, मतलब कोई भी डिग्री हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एयर क्रॉसिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ ही बनाया जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, A B C D, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे आप बताना चाहेंगे बता सकते हैं। धनेश्वर रवानी कह रहे हैं एयर क्रॉसिंग कहाँ बना रहता है, कन्फ्यूजन है। तो एयर क्रॉसिंग जनरली उस जगह बनाया जाता है जहाँ इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता एक दूसरे को क्रॉस करता है। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि मान लीजिए एक रेलवे का ब्रिज है, वो कोई रोड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं, नीचे से रेल लाइन पार हो जाएगा, है ना, नीचे से क्या पार हो जाएगा, रेल लाइन पार हो जाएगा, और ऊपर से क्या होगा, कोई बड़ा सा एक चौड़ा पुल है, जो पुल वो वहां से क्रॉस कर जाएगा। तो ये हो सकता है एक सिचुएशन, ठीक है। नदी वाला में भी जो आप देखते हैं, नदी का पुल वाला, ठीक है, तो वो सब इसी से होता है। एक सेकंड, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक। वेंटिलेशन स्टॉपिंग करवा दिए थे, एयर क्रॉसिंग का पॉइंट हो गया था। अब आते हैं डोर, वेंटिलेशन डोर पे आते हैं। तो वेंटिलेशन डोर बेसिकली, जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, एक सेकंड, कुछ बोल रहा है DC, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन डोर आपका क्या होता है, जब कभी भी इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता एक दूसरे से मैच करता है, तो उस जगह पे हवा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटेक रास्ता से रिटर्न रास्ता जाने लगता है। अगर मान लीजिए आदमी को बार बार क्रॉस कर रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो इनटेक रास्ता से रिटर्न रास्ता बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ उसको काम दे दिया गया है, तो बार बार आएगा जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वहाँ पे दो ठो दरवाजा लगा दिया जाएगा। चाहे हमको मटेरियल भेजना हो, चाहे हमको आदमी भेजना हो, चाहे कोई सामान लेके इधर से उधर जाना हो, ऐसा अगर इनटेक रास्ता रिटर्न रास्ता के बीच हमको करना होता है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग में दो ठो दरवाजा लगा देते हैं। डोर लगाना क्यों जरूरी है, अगर हम डोर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट इंटर रास्ता जो जो हवा है वो रिटर्न रास्ता में जाएगा और यहीं से बाहर हो जाएगा।
मतलब माइंस में इधर भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट होगा, इस साइड भी होगा, तो वो सब कहीं हवा फ्लो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत कम प्रेशर में करेगा। इसीलिए हम लोग दरवाज़ा लगा देते हैं। ये दरवाज़ा कैसे लगाया जाता है इसको समझते हैं। अगर आप सिनेमा हॉल गए हैं, मल्टीप्लेक्स गए हैं, तो सिनेमा हॉल में एक ठो बड़ा सा जहाँ पे आप घुसते हैं, है ना, जब मूवी देखने के लिए टिकट उकट कटा के, है ना, जब घुसते हैं, तो एक वो दरवाज़ा रहता है जिसको खोलते हैं, खोलने के बाद अंदर जाते हैं, फिर एक ठो और दरवाज़ा मिलता है ना। तो ये दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो जाता है, धकेल के पार होते हैं आप। उसके बाद फिर दूसरा वाला दरवाज़ा आप क्रॉस करते हैं, तब जाके आप सिनेमा हॉल में अंदर करते हैं, घुसते हैं, फिर सीढ़ी उढ़ी चढ़ के अपना सीट खोज के बैठते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात को हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर में एसी चल रहा है, अंदर में वॉइस है, साउंड बहुत ज़्यादा है, साउंड बहुत ज़्यादा लीक ना करे, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना चला जाए, एसी का मेंटेन रहे, बार बार गेट खोलेगा तो अंदर बाहर ऐसे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक बीच में पोर्शन बना दिया जाता है जिसमें दो दरवाज़ा लगाया गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है एयर क्रॉसिंग में। एयर क्रॉसिंग में जो दरवाज़ा लगाया जाता है, डी लीकेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए पहला दरवाज़ा खोलेगा, बंदा अंदर जाएगा, जैसे छोड़ेगा ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो जाएगा। एक भारी सामान उसमें लटका दिया जाता है ताकि ऑटोमेटिक बंद हो जाए। फिर दूसरा दरवाज़ा खोलेगा और आराम से निकल जाएगा। इससे क्या होगा? हवा का रिसर्कुलेशन नहीं होगा, हवा लीक नहीं करेगा। ठीक है। दो दरवाज़ा का जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं, लेकिन सिफारिश था तीन दरवाज़ा का। ठीक है। लेकिन ऐसे दो दरवाज़ा हम लोग जनरली लगाते हैं। ठीक। तो ये जो वेंटिलेशन डोर होता है, ये एक पॉइंट है, कभी भी हॉलेज रास्ता में इंस्टॉल नहीं किया जाता है। ठीक है। जो वेंटिलेशन डोर होगा, एक सेकेंड इसमें होगा, ओके, ठीक। वेंटिलेशन डोर जो है वो कभी भी आपका डोर आर यूज्ड ऑन दोज रोड विच आर रिक्वायर्ड फॉर हॉलेज और ट्रैवलिंग पर्पसेस। ठीक है। द डोर शुड ओपन अगेंस्ट, एक सेकेंड, वेंटिलेशन हॉलेज के कंडीशन में हम कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट दिमाग में आ गया था। बोल रहे थे कि ये जो डोर है, वेंटिलेशन डोर, वो हमेशा इनटेक रास्ते के अगेंस्ट खुलना चाहिए। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए इधर इनटेक रास्ता था, यहाँ से हवा गया और इधर से क्रॉस कर रहा है, और ये आपका रिटर्न रास्ता है जहाँ से हवा बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो डोर आप लगाए हैं, डोर जब खुलेगा तो वो इनटेक रास्ते की तरफ खुलेगा, ऐसा नहीं कि रिटर्न रास्ते की तरफ खुलेगा। ऐसा क्यों? जब इनटेक रास्ते की तरफ खुलेगा तो हवा का प्रेशर इसको खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जैसे कभी कभी जब तेज हवा चलता है, गेट अगर मान लीजिए खुला है आपका, तो जोर से धड़ाम से टकरा के बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे भी यहाँ पे होगा। जब आदमी अंदर घुस जाएगा और छोड़ देगा दरवाजा को, तो वो ऑटोमेटिकली हवा का प्रेशर से बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको इनटेक के अगेंस्ट खोला जाता है, इनटेक रास्ते के अगेंस्ट ये खुलता है। ठीक है। चलिए, तो डोर में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, डोर में कुछ ऐसा खास नहीं है। बस यही बोला गया है कि डोर का जो फ्रेम होता है, यानी जो दीवार बनाया गया है जिसमें आप डोर को जाम कर रहे हैं, उसका जो मोटाई होता है वो भी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। ये सब रेगुलेशन में दिया हुआ है कि डोर का जो फ्रेम है, फ्रेम का मोटाई जो होगा वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पे, ये है रेगुलेटर। ठीक है। इसकी क्या चीज़ है? ये है रेगुलेटर। रेगुलेटर बोला गया, इट इज विंडो ऑफ एडजस्टेबल ओपनिंग इन ए ब्रिक स्टॉपिंग। जो भी ब्रिक स्टॉपिंग होता है उसमें एक रेगुलेटर क्या है? एक ओपनिंग है। जैसे समझिए कि पूरा का पूरा एक दीवार है, इस दीवार में एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें खिड़की लगाए हैं। घर में भी ऐसे ही होता है, एक दीवार में खिड़की लगता है, पूरा पूरा दीवार में तो खिड़की लगता नहीं है, और उस खिड़की में स्लाइडिंग टाइप का, आजकल स्लाइडिंग टाइप का खिड़की आता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको हम जितना चाहेंगे उतना में खोल के रख सकते हैं। बस जो स्लाइडिंग वाला खिड़की है उसमें लॉक करने का तरीका नहीं होता, इसमें लॉक करने का तरीका होता है। ये स्लाइडिंग नेचर का होता है, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करके जितना ज़्यादा प्रेशर का आपको ज़रूरत हो वहाँ करके इसको हम ताला लगा देंगे। ठीक है। ताला क्यों लगा देंगे? क्योंकि भैया लेबर आदमी, मजदूर आदमी आसपास में काम कर रहा है, उसको हवा चाहिए होगा तो पूरा खिड़की खोल देगा हवा आने के लिए। अच्छा प्रेशर से हवा आता है इससे। ठीक। तो उससे क्या होगा? वेंटिलेशन गड़बड़ा जाएगा। इसी के लिए हमको इसको ताला मार के रखना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर। ठीक है। चलिए, बोला गया है शटर ऑफ द रेगुलेटर कैन बी लॉक्ड पोजीशन टू प्रिवेंट टेम्परिंग बाय वर्कर, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। द रेगुलेटर कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन हॉलेज रोड, सॉरी ये वाला मेरा पॉइंट दिमाग में था कि रेगुलेटर को कभी भी हॉलेज रोड में हम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम रेगुलेटर को हॉलेज रोडवेज में बनाएंगे और इससे जब हवा आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा आएगा। ठीक है। और हॉलेज रोडवे में हमको इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, ये दीवार रहेगा नहीं।
तो हॉलेज रोडवे में कभी भी रेगुलेटर को नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है कि एक रेगुलेटर है उसको इनमें से कहाँ नहीं बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन रहेगा वर्किंग फेस, दूसरा पॉइंट रहेगा रिटर्न साइड, तीसरा पॉइंट रहेगा हॉलेज रोडवे और चौथा पॉइंट रहेगा ट्रैवलिंग रोडवे। अब लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर आपको पिक करना। बताइएगा रेगुलेटर को इनमें से किस जगह नहीं बनाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल हॉलेज रोडवे, ध्यान रखिएगा हॉलेज रोडवे में रेगुलेटर हम नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते क्योंकि सबसे पहले हॉलेज रोड में बना देंगे तो रास्ता छेका जाएगा, आने जाने में दिक्कत होगा। दूसरा है कि ये जो खुला रहेगा इसमें से बहुत ज़्यादा हवा लीक करेगा तो उसका भी समस्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। चलिए अब रेगुलेटर खत्म होता है, अब आते हैं आगे डोर। ठीक है, असेशनल वर्सेस डिसेशनल वेंटिलेशन। तो मेरा एक सवाल है, डिसेशनल वेंटिलेशन कहाँ यूज किया जाएगा बताइए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा है और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल चीज। रिटर्न साइड कह रहे हैं, हॉट माइंस कह रहे हैं, अरे नीचे चला गया, हॉट एंड सी माइंस राइज साइड। चलो ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है लगा लोगों को, कोई बात नहीं, एक आध को उत्तर क्लियर है। इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। असेशनल डिसेशनल वेंटिलेशन में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि बाद में खाली हमको रीडिंग डालना पड़े। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक वर्ड को और समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है असेशनल वेंटिलेशन, फर्स्ट एयर गोज टू लोअर पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और फेस देन गोज टू रिटर्न। तो असेशनल का मतलब समझिएगा, असेशनल में एक वर्ड साथ में पढ़िएगा, साथ में हमेशा मन में रखिएगा, पहले नीचे फिर ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असेशनल। और डिसेशनल क्या बोलेंगे, डिसेशनल, डिसेशनल का मतलब होगा पहले ऊपर फिर नीचे। ये वाला वर्ड खाली आप याद कीजिए। असेशनल का मतलब क्या है, पहले नीचे फिर ऊपर, असेशनल मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, असेशनल मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, ऐसे रट लीजिए। डिसेशनल मतलब पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे। मतलब अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो असेशनल में हम इसका फोटो देखेंगे, ठीक, और समझेंगे। एक सेकेंड, एक मिनट। देखो जनरली हम लोग माइंस में असेशनल वेंटिलेशन को अडॉप्ट करते हैं अगर सेलो माइंस है उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डिसेशनल वेंटिलेशन भी यूज़ करते हैं। डिसेशनल वेंटिलेशन जनरली हम लोग डीप माइंस में और हॉट माइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड यार क्या हो रहा है पता नहीं, आइडिया नहीं लग रहा। तो डीप माइंस में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, ठीक। तो अभी हम लोग असेशनल डिसेशनल समझ रहे थे, तो इसी पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, असेशनल डिसेशनल में बेसिक फोटो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फोटो पे, ठीक है, उसके बाद समझते हैं। फोटो के बिना समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, यही फोटो हमको चाहिए था। एक होता है आपका शाफ्ट, एक होता है डाउन का शाफ्ट। आपका शाफ्ट क्या होता है, जिसमें से हवा जो है बाहर निकलता है। डाउन का शाफ्ट क्या होता है, जिसमें से हवा वो अंदर जाता है। ठीक है,
चलिए, पता नहीं इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। डाउनकास्ट का मतलब है कि इसमें से हवा नीचे जाएगा, तो सबसे पहले सरफेस से हवा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। सबसे पहले सरफेस से हवा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जाने के बाद फिर वो हवा ऐसे घूम रहा है, मतलब उसमें कोई गैलरी था, गैलरी की तरफ घूमा, गैलरी की तरफ घूमने के बाद वो हवा ऊपर आया, और ऊपर में भी जो गैलरी था होते हुए रिटर्न रास्ता में मिल गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो रिटर्न रास्ता में मिल के आकाश साफ से निकला है ना। ये पूरा का पूरा जो वेंटिलेशन सिस्टम, इसको कहते हैं असेशनल वेंटिलेशन सिस्टम, है ना। असेशनल वेंटिलेशन सिस्टम। आई थिंक कट गया होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। रिटर्न साइड का हवा में जाते हुए फिर वो आकाश शाफ्ट में मिल जाएगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेशनल वेंटिलेशन। क्या बोले हम? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले कि डाउन कास्ट शाफ्ट से हवा घुसेगा अंदर, और घुसने के बाद सबसे पहले जो ऊपर वाला लेवल है उस पर हवा जाएगा, ऊपर वाला जो गैलरी है उस पर हवा जाएगा, और उस पर हवा जाने के बाद फिर वही वाला हवा जो है वो आपका डीप गैलरीज की तरफ ट्रेवल करेगा, और लास्ट में वो आपका रिटर्न रास्ता से होते हुए आकाश शाफ्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये कब होता है? ये डीप माइंस में होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर एसेशनल फॉलो करते हैं डीप माइंस में तो क्या दिक्कत हो जाएगा? देखिए, दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा ऐसा? जहाँ पे डीप साइड में, अब आप जितना ज़्यादा डीप चलते जाइएगा, धरती के नीचे जितना ज़्यादा जाइएगा, वाटर का सीपेज उतना ज़्यादा होता है। वाटर सीपेज उतना ज़्यादा होता है, यानी ड्रेन में आपको उतना ज़्यादा दिक्कत होता है। ड्रेन अभी हम आपको बताएं कि एक गैलरी है, गैलरी के साइड में एक छोटा सा पतला सा गैलरी बनाया जाता, पतला सा गड्ढा बनाया जाता है जिसमें से पानी बहता रहता है। कहीं सम्प होता है जहाँ पे पानी जमा होता है। तो अगर डीप माइंस होगा और हॉट माइंस होगा या डीप माइंस होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो पानी है, ये पानी का इवापोरेशन होगा। हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। और यही पानी का जो इवापोरेशन है वो होगा तो गैलरी में ही। अब वही गैलरी आपका वेपर वेपर से भर जाएगा, वहां से गरम गरम हवा से भर जाएगा, ठीक है। और हवा जो है इसी हवा को पास करके वहां से ट्रेवल करेगा। अगर एसेशनल में ही हम ऐसा कर देते डीप माइंस में, तो ये हवा जो है वो यहाँ पे नीचे वाला में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, और ये पानी का इवापोरेशन हो रहा है, और यही वाला वेपर जा रहा है ऊपर साइड में। और जहाँ पे रिटर्न साइड में या जो ऊपर का गैलरी में जो आदमी काम कर रहा है उसको गरम गरम हवा मिल रहा है, वेपर वाला हवा मिल रहा है। जो हवा का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो देख रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हवा का टेम्परेचर। तो भैया ये तो इंसान के लिए दिक्कत है ना। ह्यूमिडिटी नाप रहे हैं तो देख रहे हैं ह्यूमिडिटी जो है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाप रहे हैं तो देख रहे हैं 75% है, 85% है, 96% है। आप सोचिए 96% में किसी का पसीना सूखेगा? एकदम नहीं सूखेगा। वो आदमी खड़ा है, हवा उसको लग रहा है, लेकिन उसको पसीना नहीं सूखेगा। पसीना आते जाएगा, वो उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसीलिए डिसेशनल वेंटिलेशन कहाँ प्रयोग करते हैं? हॉट एंड डीप माइंस में इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार पूछा है, बहुत ज़्यादा बार पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। डिसेशनल वेंटिलेशन हॉट और डीप माइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, क्या क्या लिखा हुआ है पीपीटी पे पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो एसेशनल डिसेशनल में लिखा हुआ है कि असेशनल वेंटिलेशन फर्स्ट एयर गोज टू लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और फेस देन गोज टू रिटर्न साइड। मतलब पहले असेशनल में क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट में जाता है सबसे नीचे, फिर ऊपर, मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, जो हम आपको बताएं। डिसेशनल वेंटिलेशन एयर हैज नॉट टू पास ओवर द वाटर ड्रेन ऑफ द डीप साइड और इट रीचेज द वर्किंग फेस इन ड्रायर एंड कूलर कंडीशन। मतलब हवा जो है वो शुद्ध सूखा ठंडा हवा माइंस में भेजा जाता है। इसके लिए उसको ड्रेन से हम पास नहीं कर सकते, वाटर ड्रेन से पास नहीं कर सकते हैं, डीप साइड से पास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले हम ऊपर से भेजते हैं फिर नीचे भेजते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए इसको हम डिसेशनल वेंटिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हॉट एंड डीप माइंस। डिसेशनल वेंटिलेशन को कहाँ प्रयोग किया जाता है? हॉट और डीप माइंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया रानीगंज कोलफील्ड में, ठीक है। रानीगंज कोलफील्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। सबसे पहले असेशनल वेंटिलेशन उसमें भेजा। कौन सा भेजा? असेशनल वेंटिलेशन। एक हॉट माइंस था और डीप माइंस था। रानीगंज कोलियरी में झांझरा करके बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। अंडरग्राउंड माइंस भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन देने वाला माइंस है उसमें। तो रानीगंज कोलफील्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया लौंगवाल माइंस में, तो झांझरा में ही कोई ना कोई माइंस का होगा। उसमें देखा गया डबल यूनिट। डबल यूनिट क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। एक होता है सिंगल यूनिट, एक होता है डबल यूनिट, ठीक। डबल यूनिट को हम लोग मल्टी यूनिट भी कहते हैं, मल्टी यूनिट भी कहते हैं। सिंगल यूनिट क्या है? मान लीजिए ऐसा है कि एक आपका
गेट रोडवेज में एक आपका मेन गेट है, एक आपका टेल गेट है, और ये आपका फेस चल रहा है। ये क्या है? ये फेस है। तो इसको आप बोलेंगे सिंगल यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंगल यूनिट। मल्टी यूनिट क्या होता है? मल्टी यूनिट मान लीजिए ऐसा है कि एक आपका इनटेक रास्ता है, एक आपका रिटर्न रास्ता है, फिर एक आपका आगे चल के इनटेक रास्ता आ जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग वॉल का फेस चल रहा है, तो इस कंडीशन में आगे चल के और हो सकता है बढ़ता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है डबल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल यूनिट, है ना। कोई कोई की बुक में आप पढ़े होंगे, इसको यू टाइप का वेंटिलेशन सिस्टम भी कहते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आपका डब्लू टाइप का वेंटिलेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो वही सब है, यू डब्लू बस शेप बना रहा है वैसे, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो डबल यूनिट सिंगल यूनिट आप समझ गए हैं। बोला गया है कि लॉन्गवाल माइंस में एक्सपेरिमेंट किया गया रानीगंज कोलियरी में, जो कि एक डीप माइंस था और डबल यूनिट का था, मतलब दो ठो आपका ऐसे करके फेस था ये पूरा पूरी, और उसमें दो ठो गेट रोडवेज निकला हुआ था। एक इधर इनटेक था, रिटर्न था, बीच में से हवा आ रहा था, ठीक। चल, तो एक्सपेरिमेंट करके जब देखा गया, है ना, तो देखा गया कि अगर असेशनल वेंटिलेशन हम फॉलो कर रहे हैं, डीप माइंस है, तो 93% ह्यूमिडिटी हो जा रहा है सर। कितना? 93%। 93% अगर ह्यूमिडिटी रहेगा ना, तो आपका पसीना सूख ही नहीं सकता है। आपका बॉडी पूरा चिप चिप करेगा, आपका गंजी भींज जाएगा, आपका कपड़ा पूरा पानी टपकेगा, पसीना टपकेगा, पूरा जगह जगह पसीना रहेगा। ये होता है 93% ह्यूमिडिटी में। 93% ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी माइंस में डिसेशनल वेंटिलेशन को फॉलो किया गया। डिसेशनल वेंटिलेशन को फॉलो किया गया, मतलब पहले हवा जो है ऊपर जाएगा, ऊपर का जो शुष्क हवा है उसके बाद उसको नीचे भेजते हैं। और इसको फॉलो किया गया तो देखा गया कि जो ह्यूमिडिटी है वो 65% तक घट गया है। मतलब 93% था, इसमें अगर 65% को आप माइनस कर देंगे, इसको 95 मान लो ना मोटा मोटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो आपका, ये हो जाएगा आपका 3, यानी 30% ह्यूमिडिटी हो गया उस माइंस में। और 30% ह्यूमिडिटी किसी जगह पे अगर होगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब ठंडा ठंडा हवा बहेगा, आप थोड़ा बहुत अगर पसीना आ रहा है तो पसीना सूख जाएगा, ऐसा हवा होगा। 30% ह्यूमिडिटी, 30% ह्यूमिडिटी समझिए कि कूलर वूलर वाला जो हवा रहता है ना, उस टाइप का हवा हो जाएगा। तो सोचिए इतना अच्छा हवा मिलने लगा, खाली वेंटिलेशन सिस्टम को बदल दिया, ठीक। तो इसीलिए याद रखिएगा, असेशनल वेंटिलेशन कहाँ फॉलो किया जाता है? असेशनल वेंटिलेशन फॉलो किया जाता है नॉर्मल माइंस में, जो सैलो डेप वाला माइंस है। डिसेशनल वेंटिलेशन कहाँ फॉलो किया जाता है? डिसेशनल वेंटिलेशन फॉलो किया जाता है डीप माइंस में या हॉट माइंस में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम स्लाइड कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए लिखे हैं। इस फोटो को भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं आगे। अब है असेशनल वेंटिलेशन इज प्रीफर। असेशनल वेंटिलेशन को क्यों प्रीफर किया जाता है? प्रीफर इसलिए किया जाता है क्योंकि असेशनल वेंटिलेशन में फायर डैम जो है वो लाइटर है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण वो ऊपर उड़ जाता है, और रिटर्न रास्ता से वो बाद में निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हायर लेवल में लास्ट में रिटर्न साइड में मिलता है, तो असेशनल में मेरा को थोड़ा सा फायदा होता है। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर अगर हम कहीं पे कर रहे हैं तो असेशनल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनवीपी से अगर माइंस चला रहे हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर से, जहाँ मैकेनिकल पंखा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, छोटा माइंस है, तो अभी सी बात है असेशनल से मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। ठंडा हवा घुसेगा, और ठंडा हवा में गंदा गंदा मिलते जाएगा, गर्म गैस वगैरह सब, और गर्म गैस वगैरह सब मिलने के बाद हवा हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो आपका रिटर्न साइड से बाहर आ जाएगा। तो इससे हमको फ़ायदा होगा कि हमको झंझट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि एक बार अगर पंखा को बंद कर दिया जाए, तो इट एयर विल कंटिन्यूली फ्लो द सेम डायरेक्शन बाय नेचुरल वेंटिलेशन। मतलब अगर हम एनबीवी कर रहे हैं, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर हम कर रहे हैं, तो एक बार पंखा लगा देंगे हम किसी एक जगह पे, फोर्सिंग पंखा लगा सकते हैं डाउनकास्ट में, या अपकास्ट शाफ्ट में हम एग्जॉस्ट पंखा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर पंखा खोल भी लेंगे तो भी एक साइड से पानी हवा आते जाएगा, और दूसरा साइड से निकलते जाएगा। ये सब असेशनल में बहुत ही आसान होता है, असेशनल में इसीलिए हम फॉलो करते हैं, जबकि डिसेशनल में हमको दिक्कत हो जाता है, ये सब काम नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होमोट्रोपल वर्सेस एंटी ट्रोपल। ये ट्रोपल ट्रोपल क्या शब्द है, इसको समझते हैं, ठीक। मान लीजिए ऐसा है, ये है आपका एक गैलरी। इस गैलरी से इनटेक रास्ता जा रहा है, और इसी गैलरी में एक मटेरियल भरा हुआ है। बेंच मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे एक कन्वेयर लगा हुआ है, ठीक। कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर मान के चलिए ना, अभी थोड़ा देख लीजिए।
कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कन्वेयर भी नीचे जा रहा है, ऊपर से कन्वेयर नीचे जा रहा है। थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचिए, हवा भी नीचे जा रहा है, कन्वेयर भी नीचे जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, होमोट्रोपल। इसको क्या बोलेंगे, होमोट्रोपल। यानी जो मिनरल का फ्लो है, मतलब मिनरल ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मिनरल का फ्लो, ठीक है। मिनरल का फ्लो और एयर का फ्लो अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अगर ये एयर है जो नीचे जा रहा है और ये मिनरल है किसी चीज़ में हम लादे हैं, चाहे कन्वेयर हो, हॉलेज हो, किसी भी चीज़ में हो, वो भी नीचे जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोट्रोपल वेंटिलेशन। होमोट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक। जैसे रिटर्न साइड में जनरली होता है, अगर हॉलेज रास्ता है, ठीक है, उसको जनरली क्या होता है, रिटर्न साइड में अगर हम बना दिए, है ना, तो रिटर्न साइड से हवा क्या होता है, बाहर निकलता है, और उसमें आपका जो टब गाड़ी है जिस पर मटेरियल लादा हुआ है, ये भी क्या होता है, ये बाहर निकलता है। तो ये क्या हो गया, ये होमोट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। होमोट्रोपल समझ गए आप, जब एयर का डायरेक्शन और मिनरल का डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो होमोट्रोपल होता है। और अगर दोनों उल्टा हो जाए, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये इनटेक रास्ता है, इनटेक रास्ता से हवा नीचे जा रहा है, और बगल में एक बेल्ट कन्वेयर लगा दिए हैं जिससे मिनरल ऊपर जा रहा है, मतलब सरफेस में पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एयर का फ्लो जो है वो अलग डायरेक्शन पे है, और मिनरल का जो फ्लो है वो अलग डायरेक्शन में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी ट्रॉपल। इसको क्या बोलेंगे, एंटी ट्रॉपल। कुछ किताब में एंटी होमोट्रोपल भी लिखा हुआ है, ठीक है, होमोट्रोपल भी लिखा हुआ है। तो आपका दोनों का मतलब एक ही है, एंटी ट्रोपल कहिए या एंटी होमोट्रोपल कहिए, दोनों एक ही चीज़, ठीक है। हालांकि डीजे देशमुख में ऐसा शब्द नहीं लिखा है, डायरेक्ट एंटी ट्रोपल लिखा है, ठीक। तो होमोट्रोपल क्या होता है, एंटी ट्रोपल क्या होता है, ये समझ गए। क्यों करते हैं हम होमोट्रोपल और क्यों करते हैं एंटी ट्रोपल, समझते हैं इसको। मान लीजिए ऐसा है कि इनटेक रास्ता, मतलब हवा का डायरेक्शन जो है, और मिनरल का डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस कंडीशन में अगर हम हवा भेजेंगे, ठीक है, तो जो हवा होगा वो हमको थोड़ा सा कम डस्ट बनाएगा। हवा को हमको क्या करना पड़ेगा, लेस रखना पड़ेगा। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। बोला गया है, विथ होमोट्रोपल वेंटिलेशन द वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू कोल इज लेस एज कम्पेयर टू दैट इन एंटी ट्रोपल। हवा का डायरेक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इनटेक रास्ता जा रहा है और उसी में मिनरल भी जा रहा है जिसमें आदमी सांस ले रहा है, तो उस कंडीशन डस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी कम रखते हैं। एंटी ट्रॉपल में हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंटी ट्रॉपल जनरली हम लोग रिटर्न साइड में लगाते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग इसमें वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। रिटर्न साइड में आदमी तो कम रहेगा, तो स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्पीड को ज़्यादा कर देंगे दोनों केस में, चाहे होमोट्रोपल हो एंटी ट्रोपल, अगर एक फिक्स्ड वैकेंसी वेलोसिटी से ज़्यादा कर देंगे तो डस्ट आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। अब मिनरल जा रहा है, मिनरल का कुछ ना कुछ, जैसे कोयला है, कोयला का गर्दा उड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। वही बोला है, द अमाउंट ऑफ डस्ट एट फेस इज लो लेस इन केस ऑफ होमोट्रोपल। होमोट्रोपल में कम क्यों होता है, क्योंकि होमोट्रोपल में वेलोसिटी भी हम कम रखते हैं। लो वेलोसिटी रहेगा, हवा कम तेजी से उड़ेगा तो डस्ट भी कम तेजी से बनेगा। हवा ज़्यादा तेजी से रहेगा, डस्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो होमोट्रोपल वेंटिलेशन में डस्ट क्या होता है, कम होता है फेस में। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, डस्ट एज फेस इज लो इन केस ऑफ, पहला ऑप्शन दे देगा होमोट्रोपल, दूसरा ऑप्शन दे देगा एंटी ट्रॉपल, तीसरा ऑप्शन दे देगा असेशनल वेंटिलेशन, और चौथा ऑप्शन दे देगा डिसेशनल वेंटिलेशन। बताइए किसको पिक करिएगा। फेस में डस्ट कम होता है, कौन सा टाइप का वेंटिलेशन सिस्टम है, होमोट्रोपल, एंटी ट्रॉपल, असेशनल, डिसेशनल, बताइएगा। फेस में डस्ट कम रहता है, कौन सा सिस्टम, अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, थोड़ा देख लें कि आपका दिमाग है कि आप सो के देख रहे हैं। चलिए ठीक, एक बार चैट देख लेते हैं। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए, एक्टिव है पूरा। होमोट्रोपल, एंटी ट्रोपल आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट है, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि होमोट्रोपल वेंटिलेशन इज एडवांटेजियस इन ह्यूमिडिटी
एंड डीलिंग इन फायर इन माइंस इन लॉन्गवाल फेसेस, यानी लॉन्गवाल फेसेस में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उस जगह पे अगर होमोट्रोपल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, होमोट्रोपल वेंटिलेशन का बेसिकली उसलिए इस्तेमाल ही करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो मेरा कम रहे, है ना। ठीक। और आग से लड़ने के लिए भी लॉन्ग वाल फेसेस में आग से लड़ने मतलब आग जहाँ पे रहता है उस जगह पे हम लोग होमोट्रोपल वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होमोट्रोपल एंटी ट्रोपल आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। होमोट्रोपल कहाँ यूज़ करेंगे? होमोट्रोपल हम लोग उस जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको एयर वेलोसिटी को कम रखना है और एयर वेलोसिटी को ड्राई रखना है उस पे जगह पे। एंटी ट्रोपल का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एयर जहाँ पे हवा का वेलोसिटी हम ज़्यादा रख सकते हैं जिसके कारण डस्ट कम बने, उस जगह पे हम लोग एंटी ट्रोपल का इस्तेमाल करेंगे। होमोट्रोपल का जनरली जहाँ पे आग के आसपास में होता है, ह्यूमिडिटी जिस जगह पे ज़्यादा, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एंटी ट्रोपल का हम लोग नॉर्मल बाकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसा है कि ये आपका इनटेक रास्ता है, ये है आपका इनटेक रास्ता। ठीक, अब ये इनटेक रास्ता जाता है, आगे जाने के बाद ऐसे करके ये रिटर्न रास्ता बन जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये रिटर्न रास्ता बन जाता है, पूरा पूरी बाहर हो जाएगा हवा इसमें से। हवा कुछ ऐसा फ्लो करता है पूरा वेंटिलेशन सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो एक क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, एक बार हवा को हम ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा पिलर रहेगा, मेरा बहुत सारा पिलर रहेगा। ठीक है, बहुत सारा दो चार को पैनल रहेगा, हो सकता है एक पैनल इधर है, बी पैनल इधर, ऐसे कर करके। ठीक है, और इसके बाद इसको हम मेन रिटर्न, एक यहाँ से रिटर्न रास्ता निकलेगा जो जाके मेन रिटर्न रास्ता में मिल जाएगा। स्प्लिटिंग में जनरली यही करते हैं, हवा आ रहा है, हवा आने के बाद वो एक बार इधर बट जा रहा है, एक बार इस डायरेक्शन में बट जा रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, हवा जो है वो कभी इधर चला जा रहा है, कभी इधर बट रहा है, फिर आगे इधर बट रहा है, फिर इधर बट रहा है, कुछ इधर बट रहा है, कुछ इधर बट रहा है, कुछ इधर बट रहा है, मतलब हवा बढ़ते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। हम मान लीजिए ऐसा है कि 100 हवा को भेज रहे हैं, 100 मीटर मान के चलते हैं, 100 हवा भेज रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ चला जा रहा है, 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 यहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, ऐसे करते करते हवा जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एयर। स्प्लिटिंग ऑफ एयर, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है हवा को अलग अलग ब्रांचेज में बांट देना, अलग अलग सेक्शन में बांट देना, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एयर। ठीक, तो वही बोला गया है कि फ्रेश एयर पहुंचाने के लिए जितना भी माइंस में वर्किंग प्लेसेस है या जहाँ पर भी वर्कर काम करता है, उस जगह पे फ्रेश कोल्ड एंड ड्राई एयर पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे, मान लीजिए कोई गैलरी है, उसमें फेस है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, तो उस जगह तक हम हवा पहुंचा सकते हैं स्प्लिटिंग का तरीका को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, इसके बाद एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट शब्द आता है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो उसके लिए भी फिर वही वाला, ये मान लीजिए इनटेक रास्ता है, ये घूम के आया इधर रिटर्न रास्ता बन के, है ना, ये इनटेक रास्ता है, यही वाला इनटेक रास्ता जो है वो आपका बाद में जाके रिटर्न रास्ता बन जाता है। अब यहाँ से एक तो मेन इनटेक रास्ता है जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से मिल जाता है। मतलब ये हुआ, एक सेकंड मत चीज़ो यार स्क्रीन पे। ठीक, चलिए, ओके। तो बेसिकली हम ये बता रहे थे कि ये क्या है, ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जब मेन इनटेक रास्ता से, इनटेक रास्ता में हवा आता है, उसका जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का इनटेक रास्ता है, और उसके बाद वही वाला ना, आशीष मत टच करिए, स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो आपका चीसा जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, मेन इनटेक रास्ता से, मेन जो आपका इनटेक रास्ता है वहाँ से कोई हवा पहुँच रहा है और पहुँचने के बाद फिर वो इसका जो रिटर्न रास्ता है उससे मेन रिटर्न रास्ता में मिल जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड एज सच पार्ट ऑफ ए माइंस बिलो ग्राउंड इन विच इनटेक मीट टू मेट, इनटेक मीट मेन इनटेक और रिटर्न मीट फाइनली मेन रिटर्न रास्ता। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेंटिलेशन स्टॉपिंग। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि हवा, द रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ एयर हैज रिड्यूस ड्राइंग इफेक्ट ऑन कोल्ड डस्ट। हवा का वेलोसिटी अगर घटता जा रहा है, ठीक है, तो ड्राइंग इफेक्ट भी उसका हटता जा रहा है। मान लीजिए कोल्ड डस्ट है,
कोल डस्ट को सुखाना है, जैसे बहुत सारा पानी का छिड़काव करके रखे हैं, है ना, या सूखा हवा हमको भेजना है, तो हमको हवा का वेलोसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। हवा ज़्यादा वेलोसिटी में रहेगा तभी तो दूर तक पहुँचेगा ना, अगर हवा कम वेलोसिटी में रहेगा तो अंदर ही रह जाएगा। ठीक, चलिए। इसके बाद बोला गया कि फायर गैस इमिशन के लिए, चाहे फायर हो, चाहे डस्ट हो, चाहे गैस इमिशन हो, ठीक है, चाहे रूफ फॉल हो, इससे वेंटिलेशन अफेक्ट होता है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। एक पर्टिकुलर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए कुछ रूफॉल हो गया, गैस इमिशन हो गया, फायर आग लग गया, तो इस कंडीशन में दूसरा जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट होगा, इसको खतरा नहीं होगा, ये आराम से रह सकता है, इसको ज़्यादा खतरा नहीं होगा। एक्सप्लोजन वगैरह में तो होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली उसमें खतरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। रेसिस्टेंस को निकालने का एक जनरल सा फार्मूला बताया है। बोला गया है कि अगर हम सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत सारा पैरेलल रोडवे चलाते हैं, तो उसका जब रेसिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, कंबाइंड रेसिस्टेंस, तो हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1/_R। आर का मतलब होता है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, R1 R2 R3 पर्टिकुलर एक एक गैलरी का जो रेसिस्टेंस होगा उसको जोड़ते जाएंगे, इसी फार्मूला में डालेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा है, एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना है, जब R1 जो है वो आपका 4 है और R2 जो है वो आपका 9 है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो हम 1/_R लिखे, डिवाइडेड बाई 1/_ पहले 4 का, फिर अंडरस्कोर 9, ऐसे लिखे। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी है सब स्क्वायर होते जाएगा, है ना। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/9। अब हम जोड़ दें, 1/4 बोले, 1/2/1/3, ठीक है, स्कोर से निकलेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, तो 5/6 आ जाएगा। आर 1/R इज इक्वल्स टू, ऐसे करके 1/R इज इक्वल्स टू 5/6। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो आपका आर इज इक्वल्स टू 6/5 आ जाना चाहिए। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं सिंगल, एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें इतना डरना नहीं है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना है कंबाइंड रेसिस्टेंस अंडरग्राउंड सिस्टम का, तो ये वाला फार्मूला होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तब दिक्कत हो जाएगा। सीरीज में बोलेगा तो आपको जोड़ते जाना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और अगर पैरेलल बोलेगा तो फिर आपको यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कंबाइंड बोलेगा तब भी आपको यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन दे रहा है, बताइएगा अगर R1 9 है और R2 4 है, तो बताइएगा मतलब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। बताइएगा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि R = 6/5 ऐसे कुछ निकला था। ठीक है, चलिए वही वाला क्वेश्चन बेसिकली बोल दिए थे, तो इससे आप सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ाएं आज, जैसा बोलिएगा आप लोग, कि रहने दें, जैसा बोलिएगा आगे बढ़ाएं कि रहने दें। ठीक है, रहने देते हैं, है ना, रहने देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में आपको सब मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्लास में आपको सब मिल जाएगा, आज इतना ही रखते हैं। सबको जय हिंद।